हाँ जी बेटा, हम शुरू करेंगे अब गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी किसे कहते हैं? तो गवर्नमेंट कंपनी की सबसे पहले आप डेफिनेशन पढ़ोगे एज पर कंपनीज एक्ट, जो कि दी हुई है आपके यहाँ पे सामने। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45। बेटा इसको रीड ऐसे करते हैं, सेक्शन 2 और जो ब्रैकेट में 45 लिखो इसको बोलते हैं सबसेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट। एक्ट के बाद कोमा लगाना जरूरी है, 2013। आप अपने एग्जाम में भी यही रूल फॉलो करोगे। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें 51% से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी भी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 51% से कम किसकी नहीं होनी चाहिए? या तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, या फिर कोई भी एक स्टेट गवर्नमेंट की, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की मिलकर नहीं होनी चाहिए, या फिर पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की, या फिर पार्टली वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स की। और इट इंक्लूड्स कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। पुष्पा कह रहा है सर कुछ समझ में नहीं आया हमारे को, दोबारा समझाओ। बेटा एग्जाम्पल से समझा दूं? सर समझा दो एग्जाम्पल से, आ जाओ। ये लो बेटा, ये यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी की मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन आप लोगों के लिए बनाई है, उसी में से बनी हुई है, उसी सेक्शन के हिसाब से, लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकते हैं यहाँ पे हम। ये बोल रहा है कोई भी कंपनी, उस कंपनी की क्या? पेड अप शेयर कैपिटल। क्या चीज? पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है सर, पेड अप शेयर कैपिटल कितने से कम नहीं होनी चाहिए? सर 51% से कम नहीं होनी चाहिए। 51% से कम नहीं होनी चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल। तो सर क्या 51% होगी तो चलेगा? चलेगा। 51% अगर जो हुआ तो वो गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, एक स्टेट गवर्नमेंट यानी कि दिल्ली या फिर हरियाणा की मिला के, या फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली की और एक स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा की। तो यानी कि सपोज मान लो किसी कंपनी में अगर जो 51% शेयर होल्डिंग किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है जी, तो क्या हम उसे बोल देंगे गवर्नमेंट कंपनी? बिल्कुल जी। अगर जो किसी भी कंपनी में, अगर जो आपको नोट लेस देन समझ में नहीं आया है ना, तो आप इसको एक आसान तरीके से कैसे पढ़ सकते हो कि 51% से कम नहीं होनी चाहिए, तो यानी कि 51% से ज्यादा हो सकती है और 51% भी हो सकती है। तो आप इसको ऐसे समझो, किसी भी कंपनी में 51% यानी कि 51% या 51% से ज्यादा किस चीज का? पेड अप शेयर कैपिटल का किसके पास होना अनिवार्य है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, एक स्टेट गवर्नमेंट प्लस दूसरी, यानी कि बेटा हमारे पास तो बहुत सारे स्टेट्स है ना, तो यानी कि दिल्ली हरियाणा की मिलाकर, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली की और हरियाणा की सरकार को मिला के। अब बेटा इसके मैंने कुछ आप आगे एग्जाम्पल बनाए आप लोगों के लिए, आपको मैं वो एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। ठीक है जी, दिखाइए सर। ये है सर पहला एग्जाम्पल, जतिन लिमिटेड, इसमें 50% शेयर है, मान लो सपोज 50% शेयर है। क्या है सर? 50% शेयर है। ठीक है, किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो क्या ये गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी? सर आपने पढ़ाया था 51% या 51% से ज्यादा होना चाहिए। किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए सर, स्टेट गवर्नमेंट के पास, या फिर एक या दो स्टेट गवर्नमेंट के पास, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस एक स्टेट गवर्नमेंट, या फिर दूसरी स्टेट गवर्नमेंट के पास। आपने ये पढ़ाया था। पर सर यहाँ पे तो 50% है। अब 50% मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो क्या ये गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी? तो गवर्नमेंट कंपनी नहीं मानी जाएगी। मान लो 50, सारा का सारा 50% स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सर आपने पढ़ाया था 51% या 51% से ज्यादा है, यानी 51 या 51% से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम मानेंगे। तो क्या बेटा 51% से ज्यादा है? नहीं है, तो इसको भी हम गवर्नमेंट कंपनी नहीं मानेंगे। सर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिला के है, यानी कि मान लो 25 इसके पास है सर और 25 इसके पास है, तो सर क्या मान लेंगे इसको? नहीं मानेंगे। 51% या 51% से ज्यादा नहीं हुआ, तो इस केस में भी नहीं मानेंगे। सर इसमें एक केस और बना सकते हैं हम। पुष्पा कह रहा है, बेटा पुष्पा मेरी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट लड़का है, अब वो बोल रहा है सर इसमें हम एक केस बना सकते हैं। मान लो यहीं पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई मेरी दिल्ली की और एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई मेरी हरियाणा की। एक के पास है 25% और एक के पास है 25%। तो क्या हम मान सकते हैं इसको? बेटा 25 25 कितने हो गए? 50।
तो क्या ये 51% या 51% से ज़्यादा है? नहीं है सर। तो बेटा इसको हम नहीं मानेंगे, इसको हम नहीं मानेंगे। ठीक है सर। सेकंड एग्जांपल क्या बोलते हैं सर? जतिन लिमिटेड कंपनी है सर, इसकी पेड अप शेयर कैपिटल 51% और मोर है, किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सर आपने बोला था 51 होगा तो भी चलेगी, और 51 से ज्यादा है तो वो है ही है। ठीक है जी, 51 भी हो गया, 51 से मोर भी हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, चलेगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास है, चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास है, चलेगा। क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? यस सर। क्या ये गवर्नमेंट कंपनी थी? नो सर। ओके। फिर आता है बेटा एग्जाम्पल 3, इसमें क्या बोलता है? जतिन लिमिटेड पेड अप शेयर कैपिटल है कितनी? 51% और मोर, किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, दिल्ली के पास। सर कितनी बता रहे हो आप? 51% और मोर। क्या ये माना जाएगा? बिल्कुल सर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। सर फिर हम देख रहे हैं जतिन लिमिटेड पेड अप शेयर कैपिटल, पीसीएस का मतलब पेड अप शेयर कैपिटल 52%। 52% किसको मिला के? सर 26 तो किसके पास है? दिल्ली के पास। और 26 किसके पास है? हरियाणा के पास। दोनों की मिला ले, दोनों की मिला ले सर, दिल्ली हरियाणा भाई भाई, तो दोनों की मिला के 51%। क्या ये गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी सर। आगे चलते हैं। एक एग्जांपल और आ गया बेटा, ये 60% है किसके पास बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है 30%, स्टेट गवर्नमेंट 30%, स्टेट गवर्नमेंट 10%। दिल्ली के पास 20, हरियाणा के पास 30, सेंट्रल के पास 30। तो 30 20 10 कितनी हो गई टोटल? 60। क्या 51 से ज्यादा है? ज्यादा है सर। क्या इसे गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे? यस सर, गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन क्लियर हो गई? हो गई। पुष्पा कह रहा है सर इसमें आपने एक लाइन पढ़ाई थी लास्ट में, उसका मतलब तो समझाया ही नहीं। देखिए हम बोल रहे थे ना पुष्पा सबसे इंटेलिजेंट लड़का है, पकड़ लिया ना इसने कि मैंने एक लाइन नहीं पढ़ाई। कौन सी नहीं पढ़ाई बेटा? ये वाली नहीं पढ़ी अभी हमने। क्या? इसको हम यहीं पढ़ लेंगे। क्या नहीं पढ़ा हमने? हमने नहीं पढ़ा ये वाली लाइन। एंड इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। यानी कि मान लो कोई गवर्नमेंट कंपनी हो गई, हमारे इस केस में इस वाले केस में ये जतिन लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी हो गई? हो गई सर। अब बेटा मान लो यहां पे हम मान लेते हैं प्रेप 360। क्या मान लेते हैं? प्रेप 360। बेटे इसके 50% से ज्यादा, यानी कि मान लो 50% से ज्यादा शेयर्स किसके पास है? जतिन के पास है। 50% से ज्यादा शेयर्स प्रेप 360 के 50% से ज्यादा। तो ये क्या हो गई? ये हमारी बन गई सब्सिडरी कंपनी। क्या बन गई? सब्सिडरी कंपनी। और ये हमारी क्या बन गई बेटा? होल्डिंग कंपनी। तो जब बेटा होल्डिंग कंपनी क्या हो? जब होल्डिंग कंपनी सरकारी हो तो उसको क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? बच्चे को भी सरकारी मानेंगे। जैसे कि क्या होता है, किसी के पेरेंट्स अगर जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं ना, या गवर्नमेंट जॉब में है, टीचर ही नहीं मतलब गवर्नमेंट जॉब में भी है, तो वो क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब में हो। तो इसीलिए हम मान लेते हैं कि अगर जो होल्डिंग कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो उसकी बच्चा यानी कि सब्सिडरी कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी होगा। सब्सिडरी कंपनी सर क्या होती है? दोबारा समझाओ बेटा। अभी 5-10 मिनट दो, इसके आगे सब्सिडरी कंपनी भी कवर करेंगे, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी ये समझो, किसी होल्डिंग कंपनी का बच्चा है सब्सिडरी, तो वो भी सब्सिडरी भी क्या मानेंगे? गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा। इसको याद करने का तरीका कर लो। जिसके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है वो अपने बच्चों को भी गवर्नमेंट जॉब में डालना चाहते हैं। क्लियर? तो होल्डिंग कंपनी अगर जो गवर्नमेंट कंपनी है तो सब्सिडरी कंपनी को भी हम क्या मान लेंगे? गवर्नमेंट कंपनी मान लिया जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सर। आगे चले सर। चलो चलो जी चलो। फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का मतलब होता है विदेशी कंपनी। विदेशी कंपनी। सर आपने तो बोल दिया विदेशी कंपनी, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, सेक्शन में तो कुछ और लिखा होगा। बिल्कुल बेटा कुछ और लिखा है, देखो क्या लिखा है आगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। यानी कि क्या बोल रहा है कि कोई भी कंपनी हो वो इनकॉर्पोरेटेड क्या होनी चाहिए? आउटसाइड इंडिया, यानी कि इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। सर एप्पल INC चलेगा? चलेगा। क्यों? क्योंकि वो कहां पे रजिस्टर्ड है बेटा? वो अमेरिका में रजिस्टर्ड है, USA में। ठीक है।
ठीक है सर, रुको बेटा, सबर करो, नीचे भी लिखा हुआ है कुछ। क्या? हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, उसका बिजनेस का ठिकाना कहाँ होना चाहिए? इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। वेदर बाय इटसेल्फ, या तो खुद से करे, ठीक है, या फिर कोई एजेंट को छोड़ दे फिजिकली, कि भाई मैंने एजेंट छोड़ दिया, ठीक है, और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, या तो कोई इलेक्ट्रॉनिकली करे या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिजनेस करे, तो उसको बेटा क्या मान लिया जाएगा? फॉरेन कंपनी मान लिया जाएगा। दूसरा, कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, ये बोल दिया अगर जो मान लो ऊपर वाले में कुछ कवर ना भी हो रहा हो ना तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसके अलावा अगर जो किसी भी मैनर से आप कंटिन्यू कर रहे हो ना इंडिया के अंदर किसी भी मैनर में, तो हम आपको फॉरेन कंपनी मान लिया जाएगा, फॉरेन कंपनी मान लिया जाएगा। दोबारा समझते हैं फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन आराम से। बेटा फॉरेन कंपनी सबसे पहले वो कंपनी जो कि आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है, इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है, वो इंडिया में काम कर रही है, कर रही है। सर कैसे करेगी? या तो खुद से करेगी इटसेल्फ, या अपना कोई एजेंट छोड़ेगी फिजिकली, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड से करेगी। तीन तरीके से कर सकती है, तीन तरीके से। फिजिकली खुद ही अपने एजेंट को छोड़ के, इटसेल्फ खुद से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा। अब बोलेंगे सर इसकी डेफिनेशन में सेकंड वाला पॉइंट क्यों डाला, एनी अदर मैनर? बेटा एक्ट बोलता है यार मान लो हमारे यहाँ पे कुछ छूट गया, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो मान लो फिर कहाँ कवर करेंगे, तो एक पॉइंट डाल देते हैं एनी अदर मैनर। अब इस अदर मैनर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई। इसमें कीवर्ड्स पकड़े, क्या कीवर्ड्स है? ठीक है जी, इसमें कीवर्ड्स अगर जो हम करें तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 42, ये आपको याद रखना है, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030। फॉरेन कंपनी कौन सी कंपनी है बेटा? वो कंपनी है, वो बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया बोले तो एप्पल, बोले तो एप्पल, आईएनसी। आईएनसी वो होता है बेटा, आईएनसी उनके पीछे लगता है जो कि अमेरिका में रजिस्टर्ड होती है। ठीक है जी, ठीक है जी। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस करने की प्लेस कहाँ होनी चाहिए? इंडिया में होनी चाहिए। सर इंडिया में कहीं हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। कैसे करेंगे इंडिया में बिजनेस? कैसे करोगे? खुद से कर लो, इटसेल्फ, खुद से, या फिर एजेंट छोड़ दो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर लो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर लो। इसमें भी कवर होने से कहीं बच जाए तो ये अदर मैनर नहीं छोड़ेगा। क्या बोल दिया उसने? कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया एनी अदर मैनर। क्लियर है? तो फॉरेन कंपनी हमारी वो कंपनी हो गई जो कि आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड होती है। प्लेस ऑफ बिजनेस उसका इंडिया में होता है। कैसे? या तो खुद से इटसेल्फ, या फिर दूसरा कीवर्ड हमारा हो गया थ्रू एन एजेंट फिजिकली, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा। क्लियर है? क्लियर है सर। चले आगे, चलो चलो बेटा, चलते रहना ही हमारा काम है, रुकना नहीं है। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में। सर क्या होती है प्राइवेट कंपनी? सर हमें हल्का हल्का याद आ रहा है जो आपने पढ़ाया था ना अभी, तो उसमें आपने लिखा था कि शेयर्स को ना हम ट्रांसफर नहीं कर सकते प्राइवेट कंपनी के केस में, मतलब कर सकते लेकिन रिस्ट्रिक्शंस है। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, मेरे को बिल्कुल याद है बेटा, मैंने पढ़ाया था कि आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी में भी, लेकिन आप पे कुछ नियम कायदे रूल रेगुलेशन लागू हो जाएंगे, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो सर एक तो पॉइंट ये हो गया कि प्राइवेट कंपनी में हम ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर्स। ठीक है सर, दूसरा क्या हो गया जी? अच्छा जी, ये बेटा एक्सेप्शन है, इसको बाद में कवर करेंगे, पहले नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे यानी कि थर्ड पे, उस पे प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी आर नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहले बेटा ये याद रखो कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स कभी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होते हैं। ठीक है सर, ये तो हमें पता है, ये तो हमने पढ़ लिया था 11वीं 12वीं क्लास में। सर नया पढ़ाओ कुछ? ठीक है बेटा, नया पढ़ा देते हैं।
तो नया क्या बोल रहा है, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। यानी कि आप पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकते कि आओ मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदो, मेरे कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करो। सपोज जतिन प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी है, तो मैं पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकता, मैं पब्लिक ही जाके यानी कि प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता कि मैं इशू कर रहा हूं अपने शेयर्स, मेरे शेयर्स आके सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि मेरे पे प्रोहिबिशन लगी हुई है, मेरे पे प्रोहिबिशन लगे हुई है। ठीक है सर। सर सेकंड पार्ट बता दो, सेकंड पार्ट जो भी आपने रोका था। ठीक है, सेकंड पार्ट बता दो। तो पहला तो हमने क्या बोला कि प्राइवेट कंपनी उसको मान लिया जाएगा जिसके ट्रांसफर करने के मतलब शेयर ट्रांसफर करने पर रिस्ट्रिक्शन हो। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड बोल रहा है एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी लिमिट्स द नंबर्स ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। सर समझ नहीं आया क्या कह गया। ये बोल रहा है बेटा प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स पे एक लिमिट लगा दी कि आपके कितने शेयर होल्डर हो सकते हैं। तो शेयर होल्डर को मेंबर बोलते हैं, जिसके पास शेयर होते हैं उसको मेंबर बोलते हैं। तो प्राइवेट कंपनी में बोला गया है कि आपकी लिमिट है 200, यानी कि प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। सर 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो जिस कंपनी पे भी ये लग जाएगा कि उसमें 200 से ज्यादा मेंबर नहीं है, तो वो भी क्या मानी जाएगी, प्राइवेट कंपनी। यानी कि अगर जो किसी कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर हुए तो उसको प्राइवेट कंपनी नहीं माना जाएगा। क्लियर है? पर सर मेरे को एक डाउट आ रहा है कि मान लो 1000 शेयर्स हैं। अब 1000 शेयर्स जॉइंट ओनर है उसके, यानी कि 2 ओनर है, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जॉइंट नेम में खरीद सकते हैं। भाई मैं हूं, एक और पर्सन है और थर्ड पर्सन है, तो ए बी सी तीनों ने मिलकर 10,000 शेयर्स खरीद लिए। तो सर उसको एक मेंबर गिना जाएगा या फिर 3 मेंबर गिना जाएगा? इसका जवाब देगा पुष्पा, जो हमारी क्लास में अभी बैठा है। हाँ बेटा पुष्पा बताओ क्या माना जाएगा? पुष्पा कह रहा है सर कि है ना उसको तो एक ही मेंबर मानना चाहिए। क्यों बेटा, क्यों मानना चाहिए? क्योंकि बेटा वो शेयर्स कितने, वो शेयर्स तो उतने ही है ना। सपोज मान लो 1000 शेयर है, 1000 शेयर हम 3 जनों ने खरीद रखे हैं, तो है तो 1000 ही शेयर ना, ज्यादा तो नहीं है। तो मेंबर कितना होना चाहिए? मेंबर तो आपके उतने ही रहेंगे, कितना, एक। तो वो इसमें लिखा हुआ है, इसको हम रीड कर लेते हैं। तो कंपनी क्या बोल रही है, मतलब एक्ट क्या बोल रहा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है विच बाय इट्स आर्टिकल्स, यानी कि उसके आर्टिकल्स में ये सारी चीजें होनी चाहिए। आर्टिकल्स मैंने आपको बताया था, आर्टिकल एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, डॉक्यूमेंट्स होता है किसका, कंपनी का, जिसमें उसके पावर्स, अथॉरिटी, रूल्स, रेगुलेशंस लिखे होते हैं। तो प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में क्या लिखा होना चाहिए कि भाई हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं राइट टू ट्रांसफर द शेयर, यानी कि शेयर को आसानी से ट्रांसफर नहीं होने देंगे, उस पर हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। फिर बोल रहा है कि नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 200। पर सर ये बोल रहा है एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी, तो यानी कि 1% कंपनी में तो 200 की लिमिट लगेगी नहीं, लेकिन 1% कंपनी को भी हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। तो ये अलग अलग क्यों है बेटा? 1% कंपनी से आपको क्या सीखने के लिए मिल रहा है? 1% कंपनी मींस जिसमें एक ही मेंबर हो। तो बेटा क्या उस पर हम लिमिट लगा सकते हैं 200 की? बताओ, पुष्पा बताएगा बेटा क्या 200 की लिमिट लगा सकते हैं? पुष्पा कह रहा है नहीं सर, जिसमें एक ही मेंबर होगा उसमें 200 की लिमिट कैसे लगाएंगे। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे इसने एक्सेप्शन लिया है क्या, कि आप 1% कंपनी पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, यानी कि 1% कंपनी में एक ही मेंबर रहेगा, और उसके अलावा जो प्राइवेट कंपनी है उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 200। कितनी है, 200। अभी ये नीचे क्या बोल रहा है, वेयर 2 और मोर पर्संस होल्ड 1 शेयर और मोर शेयर्स इन द कंपनी जॉइंटली, यानी कि इकट्ठा, दे शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब क्लोज बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। यानी कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मान लो जतिन और पुष्पा और विवेक, हम 3 जने हैं, तीनों ने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे। किस कंपनी के? जतिन लिमिटेड के खरीद लिए, यानी कि जतिन प्राइवेट लिमिटेड के खरीद लिए। कितने शेयर्स खरीद रखे? सपोज मान लो सपोज
100 मान लो, तो बेटा ये 100 शेयर्स क्या मेरे अकेले के हैं, जतिन के अकेले के हैं? नहीं। क्या पुष्पा अकेला है शेयर इनका मालिक? नहीं। क्या विवेक अकेला है? नहीं। हमने किस कैपेसिटी में खरीदा है? हमने खरीदा है बेटा जॉइंट कैपेसिटी में। किस कैपेसिटी में खरीदा है? जॉइंट कैपेसिटी में। तो बेटा हम तीनों को अलग अलग मेंबर मानेंगे या एक ही मेंबर मानेंगे? एक ही मेंबर मानोगे। क्या मानोगे सर? एक ही मेंबर मानोगे। बिल्कुल क्लियर। पुष्पा ने सही जवाब दिया कि सर तीनों को एक ही मानेंगे। ठीक है, यही हमने नीचे पढ़ा था। सर अब ये क्या है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट persons who are in the employment of the company and persons who having been formerly in the employment, यानी कि जो बंदे कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में हैं या फिर जो बंदे कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में पहले थे, उनके पास शेयर होल्डर हैं, वो उनके पास शेयर्स है कंपनी के, ठीक है, और वो कंटिन्यू है मेंबर के बाद, तो क्या उनको मेंबर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। किससे समझते हैं? एग्जांपल से। सर आप तो एक एक डेफिनेशन में बहुत टाइम लगा रहे हो। सर इतना टाइम थोड़ी होता है फाउंडेशन के बच्चों के पास। बेटा इतना ही टाइम लगाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ये जो दो है ना इसकी बात कर रहे हैं। सपोज मान लो जतिन है और कंपनी कौन सी है? जतिन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, मैं इसमें एम्प्लॉयमेंट अभी जॉब कर रहा हूं, एम्प्लॉय हूं, क्या हूं? ठीक है, पुष्पा, ठीक है, एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय था यानी कि पहले था। मेरे पास कितने शेयर्स है? 50। इसके पास कितने शेयर है? 100। अब क्या बोल रहा है? इस केस में मैं एम्प्लॉय हूं, मेरे पास 50 शेयर्स भी है, तो या मैं कंपनी का एम्प्लॉय कहलाऊं या मेंबर कहलाया जाऊंगा, इस चीज पे चर्चा हो रही है। दूसरा केस है पुष्पा, जो एम्प्लॉय था लेकिन 100 शेयर्स थे, अब उसकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई, अब उसकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई, तो क्या उसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? ठीक है, पर सर ये 100 शेयर उसने कब खरीदे? एम्प्लॉयमेंट में था जब खरीदे या एम्प्लॉयमेंट से पहले खरीदे? मतलब जब एम्प्लॉय था तब खरीदे या फिर छोड़ने के बाद खरीदे? बेटा उसने जब वो एम्प्लॉय था ना तब खरीदे, जब वो एम्प्लॉय था तब खरीदे। ठीक है, तो अब हमारे को सिर्फ ये बता दो जतिन और पुष्पा को क्या मेंबर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? बेटा आंसर इज नो, मेंबर नहीं माना जाएगा, मेंबर नहीं माना जाएगा। बेटा सिंपल सी बात है, क्यों नहीं माना जाएगा? एक लॉजिकल आंसर दो इसका, क्यों नहीं माना जाएगा? पुष्पा कुछ कहना चाहता है, बेटा पुष्पा बता क्यों नहीं माना जाएगा? पुष्पा कह रहा है कि सर ये एम्प्लॉय है, इसने अगर जो मान लो ये शेयर मेंबर में इंक्लूड करेंगे तो फिर ये उसकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेगा, जो हम हाई लेवल की मीटिंग्स वगैरह होती है, और फिर ये इन्फ्लुएंस कर सकता है, यानी कि ये कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकता है जो इसके लिए बेनिफिशियल हो, जो इसके लिए बेनिफिशियल हो। ऐसे ही जो पुष्पा है वो एम्प्लॉय था और शेयर होल्डर भी था, अब वो एम्प्लॉयमेंट छोड़ चुका तो शेयर होल्डर बच गया, तो उसको भी मेंबर में इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको भी मेंबर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर, तो वो यही बात बोल रहे बेटा कि पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, या कि कौन था ये? जतिन। किसकी बात हो रही है? जतिन की। पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पहले एम्प्लॉयमेंट में था ऑफ द कंपनी, वर मेंबर्स ऑफ द कंपनी वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जब वो एम्प्लॉयमेंट में था तब उसके पास शेयर्स थे। उसने शेयर्स कब खरीदे? पुष्पा ने शेयर्स खरीदे जब वो एम्प्लॉयमेंट में था, यानी कि नौकरी छोड़ने के बाद वो शेयर खरीदता है तो उसको मेंबर में इंक्लूड कर लिया जाएगा। लेकिन नौकरी में रहते हुए, एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए शेयर्स खरीद लेता है और बाद में एम्प्लॉयमेंट छोड़ देता है तो उसको मेंबर नहीं गिना जाएगा। तो पुष्पा को बोला जाएगा ना तू मेरा था ना तू मेरा है। जब तू एम्प्लॉयमेंट में था शेयर होल्डर है, ना तू मेरा था। जब तू एम्प्लॉयमेंट में नहीं था और तू चला गया, शेयर होल्डर बच गया, तब भी तू मेरा नहीं है, ना तू मेरा है ना तू मेरा था। क्लियर है? तो सेकंड पॉइंट में बात हो रही है किसकी? पुष्पा की। किसकी बात हो रही है? क्या बोला गया? शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स, शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। सर क्लियर है? एक बार दोबारा इसका हमारे को
थोड़ा सा वो दे दो, क्या नाम है, शॉर्ट में बता दो। शॉर्ट में ये बेटा सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 बोलता है प्राइवेट कंपनी वो कंपनी जिनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या है, सबसे पहले आप ट्रांसफर शेयर्स कर सकते हो लेकिन आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगेगी, तो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, रोक रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में, 200 होने चाहिए, लेकिन 1% कंपनी पे ये लिमिट लागू नहीं होती। क्यों लागू नहीं होती बेटा, वो तो 1% कंपनी, उसके तो नाम में ही 1% है, तो क्या 200 की लिमिट लगाते हुए सही लगेंगे, नहीं लगेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा वो, कि सपोज मान लो मैं हूं, ठीक है, और उसके बाद इसने ये बोला था कि जो बंदा एम्प्लॉयमेंट में है, जो बंदा एम्प्लॉयमेंट में है उसके पास शेयर होल्डर है, तो उसको भी मेंबर नहीं माना जाएगा। जो बंदा एम्प्लॉयमेंट में है और शेयर होल्डर भी है, यानी कि शेयर्स भी उसके पास, उसको मेंबर नहीं माना जाएगा। जो बंदा एम्प्लॉयमेंट में है, शेयर खरीद लिया, तो यानी कि एम्प्लॉय भी हो गया, मेंबर भी हो गया। फिर एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी, क्या बच गया, मेंबर बच गया, तो उसको भी मेंबर नहीं माना जाएगा। लेकिन जो बंदा भी एम्प्लॉय है, शेयर होल्डिंग उसके पास नहीं है, एम्प्लॉयमेंट छोड़ देता है, बाद में शेयर्स खरीद लेता है, तो उसको मेंबर में गिना जाएगा। क्लियर। थर्ड क्या था सर, थर्ड हमारे पास था सर प्रोहिबिट कर रहा है क्या, यानी कि आप पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकते, पब्लिक को न्योता नहीं दोगे कि आओ हमारे शेयर्स खरीद लो, आओ हमारे शेयर्स खरीद लो, ऐसा न्योता पब्लिक को नहीं दे सकते। तो ये भी क्या है, प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में आता है। वो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होते, ये बात तो सबको पता ही होगी। अब क्या आती है बेटा, पब्लिक कंपनी। क्या आती है, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कर लेते हैं सर, पब्लिक कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी बोल रही है सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 of the Companies Act 2030 defines public company as a company which is not, अरे ये क्या कहते हैं, which is not a private company। सर ये मजाक कर रहे हैं क्या, लो वाले कह रहे हैं जो प्राइवेट कंपनी नहीं वो पब्लिक कंपनी है। सर बढ़िया है ना डेफिनेशन बेटा, तुम्हारे लिए तो बढ़िया है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं वो पब्लिक कंपनी, बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, वाह। चलो सर आप बोल रहे हो तो मान लेते हैं। हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, उसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल उतनी होनी चाहिए जो हमारे एक्ट में सेक्शन में प्रिस्क्राइब्ड हो। अभी प्रिस्क्राइब्ड की लिमिट कितनी है आगे देखेंगे। तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में दो चीजें कवर हो गई, सबसे पहले वो प्राइवेट कंपनी नहीं होनी चाहिए और उसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल उतनी होनी चाहिए जितनी प्रिस्क्राइब्ड है। अभी प्रिस्क्राइब्ड कितनी है उसको आगे देखेंगे। चलो जी, क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ public company for the purpose of this act even when such subsidiary company continues to be a private company in articles। पुष्पा कह रहा है सर कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या कह दिया आपने, मेरे तो दिमाग के ऊपर से गया। बेटा दोबारा पढ़ो। वो बोल रहा है प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी, कि एक कंपनी है जो सब्सिडरी है किसकी, दूसरी कंपनी की, नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, और जो उसकी होल्डिंग कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी नहीं है। ठीक है जी, शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, वो पब्लिक कंपनी मान ली जाएगी, यानी कि सब्सिडरी कंपनी पब्लिक कंपनी मान ली जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इवन सच सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी अ प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल्स। पुष्पा कह रहे सर दोबारा समझ में नहीं आया इसका, तो आप साइड में वो एग्जाम्पल के साथ समझाओ सर, एग्जाम्पल के साथ समझाओ इसको। ठीक है बेटा एग्जाम्पल के साथ समझाए। पुष्पा ना बहुत जिद करता है यार, जिद्दी बच्चा है। चलो जी, सपोज मान लो जतिन लिमिटेड, क्या है बेटा, जतिन लिमिटेड बेटा एक पब्लिक कंपनी है। क्या है, ये तो आपको दिख गया होगा, लिमिटेड लगा तो पब्लिक कंपनी है, हाँ सब पता लग गया, इतना तो हमें पता है। प्राइवेट कंपनी अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाती है और लिमिटेड कंपनी अपने नाम के पीछे लिमिटेड लगाती है। सर इतना तो हम पढ़ के आए हैं, सीए फाउंडेशन कर रहे हैं, आप हमें हल्के में मत लो। ठीक है बेटा गलती हो गई, हल्के में ले लिया तो आगे आ जाओ। बेटा इसकी सब्सिडरी कंपनी है, यानी कि उसकी 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग किसके पास है, जतिन के पास है, यानी कि मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं मोर देन 50%। तो क्या 50% होगा तो काम चलेगा, नहीं 50% होगा तो काम नहीं चलेगा, 50% से ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या आप बोल सकते हैं, मैं पुष्प यहाँ पे इसको कर सकता हूं, ये है विवेक प्राइवेट लिमिटेड, विवेक प्राइवेट लिमिटेड। सर ये क्या है विवेक प्राइवेट लिमिटेड, बेटा ये एक कंपनी है
जतिन लिमिटेड कंपनी इसकी होल्डिंग कंपनी है, यानी कि जतिन कौन है? होल्डिंग कंपनी। कौन है? होल्डिंग कंपनी। विवेक कौन है बेटा? सब्सिडरी कंपनी। कौन सी कंपनी है? सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, अब मेरे को सिर्फ ये बता दो, जो विवेक प्राइवेट लिमिटेड है इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम पब्लिक कंपनी मानेंगे या प्राइवेट कंपनी मानेंगे? पुष्पा कह रहा है सर इसको हम मानेंगे पब्लिक कंपनी। सही जवाब, और पुष्पा जीतते हैं 1 लाख रुपए। 1 लाख का सवाल था ये पुष्पा। ठीक है, तो बेटा क्या क्या मानेंगे इसको हम? पब्लिक और कंपनी मानेंगे। क्या मानेंगे? पब्लिक कंपनी मानेंगे। ऑल्दो ये प्राइवेट कंपनी है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर पर ये तो प्राइवेट कंपनी है। पर बेटा बेशक से प्राइवेट कंपनी हो, इसके ये देखो, इसके माई बाप कौन है? माई बाप जतिन लिमिटेड, और जतिन लिमिटेड क्या है बेटा? पब्लिक कंपनी। तो बेटा जब माई बाप पब्लिक कंपनी है तो बच्चों को भी क्या मानते हैं? पब्लिक कंपनी। बच्चों को भी क्या मानेंगे? पब्लिक कंपनी। मैंने आपको बताया था अगर जो किसी के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है तो वो क्या चाहते हैं? अपने बच्चों को भी गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, क्लियर है? ओके जी सर, क्लियर हो गया एग्जाम्पल से तो। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? अ कंपनी विच इज लिस्टेड कंपनी इफ इट गेट्स अनलिस्टेड कंटिन्यूज टू बी अ पब्लिक कंपनी। ये बोल रहा है सर कोई पब्लिक कंपनी है और उसके शेयर्स लिस्ट हो रखे हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, ठीक है, और मान लो 1-2 साल या 4-5 साल बाद वो अपने आप को अनलिस्टेड कर लेते हैं, यानी कि अपने जो उसके स्टॉक्स लिस्टेड है ना वहां से हटा लेती है, स्टॉक एक्सचेंज से अपने शेयर्स हटा लेती है, तो सर क्या उसको पब्लिक कंपनी माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। बेटा क्यों? सबसे पहले तो ये समझो कि पब्लिक कंपनी के शेयर्स ही लिस्ट होते हैं कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज पे। जब उसके स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। तो बेटा अगर जो लिस्टेड कंपनी एक बार अपने स्टेटस से हट गई, अनलिस्टेड बन गई, तो पब्लिक कंपनी तो रहेगी ना, पब्लिक कंपनी तो रहेगी। सपोज मान लो जतिन लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, मैंने अपने शेयर्स क्या करा लिए? एक्सचेंज पे, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा लिए, तो मैं क्या बन गया? लिस्टेड कंपनी में बन गया। पब्लिक कंपनी तो था, अब लिस्टेड भी बन गया। अब मैंने 5 साल बाद अपने आप को शेयर्स को वहां पे अनलिस्ट करा लिया, यानी कि अब मेरे शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में नहीं बिकेंगे और ना ही खरीदे जाएंगे, तो मैं अनलिस्ट से क्या हो गया? अनलिस्टेड। लिस्ट से क्या हो गया? अनलिस्टेड। लेकिन मैं पब्लिक कंपनी का स्टेटस तो अभी भी होल्ड करूंगा ना, पब्लिक कंपनी का स्टेटस अभी भी होल्ड करूंगा या नहीं करूंगा? पुष्पा कह रहे हैं सर आप बिल्कुल करोगे। बिल्कुल सही जवाब दे रहा है बेटा, पब्लिक कंपनी का स्टेटस में अभी भी होल्ड करूंगा। तो ये बोल रहा है अगर जो कोई भी पब्लिक कंपनी अपने आप को लिस्ट करा लेती है और लिस्टेड बन जाती है और कुछ सालों बाद जाके वो अपने आप को अनलिस्ट भी करा लेती है तो वो पब्लिक कंपनी ही रहेगी। क्लियर है? फिर बोलता है नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल यानी कि इसकी कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है। द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ₹INR 1 लाख इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, 5 लाख इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी हैज बीन डन अवे विद द अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अकॉर्डिंगली नो मिनिमम पेड अप। सर पर ऊपर तो लिखा हुआ था कि आप ऐसे चीटिंग कर रहे हो, आप ऊपर तो लिखा हुआ था कि हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। बेटा वो एक्ट में डेफिनेशन लिखी हुई कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए प्रिस्क्राइब्ड। पहले प्रिस्क्राइब्ड थी, पहले प्रिस्क्राइब्ड थी कितनी? प्राइवेट कंपनी के लिए 1 लाख होनी चाहिए और पब्लिक कंपनी के लिए 5 लाख। लेकिन सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद वो लिमिट भी हटा दी गई। तो डेफिनेशन में ये रह गया कि एज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड लिमिट पहले ये होती थी लेकिन अब ये नहीं है, अब ये नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो एक बार इसको दोबारा से हम पढ़ लेते हैं। पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है बेटा जो सबसे पहले प्राइवेट कंपनी नहीं होती, प्राइवेट कंपनी नहीं होती। दूसरा, उसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल क्या होनी चाहिए? एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। सर प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए लेकिन प्रिस्क्राइब्ड कोई लिमिट है ही नहीं। उसके बाद कोई कंपनी का बच्चा है यानी कि सब्सिडरी कंपनी है, और सब्सिडरी कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी, और उसके जो अपर है यानी कि होल्डिंग कंपनी है वो क्या है? पब्लिक कंपनी है। तो बेटा जो उसकी सब्सिडरी कंपनी को भी है ना वो क्या माना जाएगा? वो भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद मान लो कोई पब्लिक कंपनी अपने आप को लिस्ट करा लेती है तो वो पब्लिक और लिस्टेड दोनों बन जाती है। लिस्ट के कुछ सालों बाद अनलिस्टेड करा लेती है तो वो पब्लिक कंपनी रहेगी, पब्लिक से उसका स्टेटस चेंज नहीं हो सकता।
पहले कितनी कैपिटल थी, पहले प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम कैपिटल 1 लाख होनी चाहिए थी, अब पब्लिक कंपनी के केस में 5 लाख होनी चाहिए थी, लेकिन ये कंपनीज एक्ट 2013 में ये लिमिट्स हटा दी गई, अब ऐसी कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं है। क्लियर है सर? चलो आगे। ठीक है, ये अच्छा इसी का पार्ट है कि नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट विल अप्लाई फॉर इनकॉर्पोरेटिंग प्राइवेट एज वेल पब्लिक कंपनी। यानी कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कोई भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पहले होती थी कि आपको अगर जो प्राइवेट कंपनी बनानी तो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए रखनी पड़ेगी, पब्लिक कंपनी बनानी तो 5 लाख रुपए रखनी पड़ेगी। बट कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद वो लिमिट हटा दी गई। क्लियर है? क्लियर है। 1% कंपनी क्या है सर? 1% वो कंपनी है बेटा जिसमें 1% क्या हो, मेंबर हो, जिसमें 1% नाम में ही 1% आ रहा है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? 1% कंपनी एज अ कंपनी विच हैज ओनली 1% एज अ मेंबर। यानी कि जिस कंपनी में 1% ही मेंबर होगा उसे 1% मान लिया जाएगा। पर सर इसको हम कैसे वो कर सकते हैं बेटा? जैसे मान लो मेरी कंपनी में सिर्फ एक मैं ही मेंबर हूं, तो मैं अपनी कंपनी का नाम लिखूंगा जतिन, ठीक है, ब्रैकेट में 1% कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। मैं अपना नाम ऐसे लिखूंगा। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये बच्चों मैं आपके लिए नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अगर जो कोई 1% कंपनी होगी तो वो लिखेगी जतिन 1% कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ब्रैकेट में उसके 1% कंपनी या फिर ओपीसी लिखा होगा, ब्रैकेट में उसका ओपीसी लिखा हुआ होना जरूरी है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो जिसके भी नाम के बाद ब्रैकेट में लिखा हो ओपीसी तो वो क्या है, हमारी 1% कंपनी है, ऐसे आप पहचान सकते हो। और बाद में उसके क्या लिखा रहेगा, प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ठीक है सर। सर अब आ गया स्मॉल कंपनी। सर स्मॉल कंपनी का मतलब क्या, जो छोटी कंपनी होती है? हाँ यार वही होता है, स्मॉल मतलब छोटा, तो छोटी कंपनी। ठीक है, पर सर इसकी भी डेफिनेशन में कुछ होगा ऊपर नीचे, बिल्कुल होगा, देख लेते हैं। ये बोल रहा है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 कंपनी 2030 डिफाइंस स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। ये बोल रहा है अदर देन अ पब्लिक कंपनी। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती? बिल्कुल सही जवाब। पब्लिक कंपनी को कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा, पब्लिक कंपनी को कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा, पब्लिक कंपनी को कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि पब्लिक कंपनी जो भी हमारी पब्लिक कंपनी हमने ऊपर पढ़ी है कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा। पब्लिक कंपनी को भी कभी भी स्मॉल कंपनी है नहीं माना जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। अगर जो पब्लिक कंपनी है उसके नाम के पीछे लिमिटेड लिखा है तो वो नहीं मानी जाएगी, वो स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी। क्लियर है सर? सर ये बता दो कि क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। ठीक है बेटा, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ रुपीज। जिस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज। यानी कि 4 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए और उस अमाउंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जो प्रिस्क्राइब्ड है। और प्रिस्क्राइब्ड कितना अमाउंट है? 10 करोड़। कितना है? 10 करोड़। यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट दे दी, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट दे दी। यानी कि 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और which does not exist 4 करोड़, और such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 10 करोड़। तो वो बोल रहा है या तो 4 करोड़ या कोई ऐसा अमाउंट जो कि प्रिस्क्राइब्ड, और प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट कितना दे रखा है? 10 करोड़। प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट कितना दे रखा है बेटा? 10 करोड़। ठीक है जी। सेकंड लिमिट क्या है हमारी? टर्नओवर ऑफ विच एज पर लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट्स फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 40 करोड़ रुपीज। यानी कि जो उसके इमीडिएट प्रीवियस ईयर है, यानी कि अभी बेटा ये चल रहा है 25-26, अभी कौन सा चल रहा है? 25-26। हाँ, तो पिछला साल कौन सा हो गया? 24-25। तो 24-25 में जो उसका हमारा क्या है? रिवेन्यू। क्या है? रिवेन्यू। वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, टर्नओवर मींस रिवेन्यू, एक्सीड नहीं होना चाहिए 40 करोड़, यानी कि 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड,
या फिर उस अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो प्रिस्क्राइब्ड है। और प्रिस्क्राइब्ड कितना बेटा, शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़ रुपीज, शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़ रुपीज, शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़ रुपीज। ओके, चलो सर इसको भी एक बार हम अपने अंदाज में पढ़ते हैं। देखो उसने क्या बोला है, बोल रहा है बेटा स्मॉल कंपनी क्या है, सबसे पहले पब्लिक पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, यानी कि पब्लिक कंपनी को हम स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे, पब्लिक कंपनी को हम स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। दूसरा, उसकी पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, डज नॉट एक्सीड 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल यानी कि हम बोल सकते हैं कम होनी चाहिए, किससे, 40 CR से, या फिर उस अमाउंट से जो कि प्रिस्क्राइब्ड है, और प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट कितना है, 10 करोड़, कितना है 10 करोड़, यानी कि 40 करोड़ और सॉरी 40 नहीं 4 करोड़ से बेटा, मैं भी कहूं लिमिट 4 CR। तो क्या पहली कंडीशन हुई कि हमारी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम होनी चाहिए, पेड अप शेयर। अच्छा, इसका लिमिट सेट करने का ना बेटा एक तरीका होता है, देखो अब हम स्मॉल कंपनी पढ़ रहे हैं ना, तो स्मॉल कंपनी यानी कि जो छोटी कंपनियां होती है, तो छोटी कंपनियों में हम क्या करेंगे, लिमिट से ना, जब लॉ मेकर लॉ बनाता है ना, तो वो इस तरीके से होता है कि छोटी कंपनी तो उसके लिए लिमिट ऐसे सेट करता है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जब कुछ बड़ा वो करेगा, बड़ी कंपनी के बारे में बताएगा, तो बताएगा कम से कम इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो माइंड में एक प्रोसेस लेके चलता है। तो छोटी कंपनी के केस में क्या बोलता है वो, छोटी कंपनी के केस में क्या बोलता है कि 4 करोड़ से कम होनी चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल, या फिर कोई हायर अमाउंट से कम होनी चाहिए, और वो हायर अमाउंट कितना है, 10 करोड़, कितना है 10 करोड़। ठीक है जी। दूसरे के बाद हमारे पास क्या आ जाता था पॉइंट, टर्नओवर, क्या आ जाता था, टर्नओवर। अच्छा, ये टर्नओवर कौन सा है, सपोज मान लो बेटा मेरा फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर मेरा 25-26 चल रहा है, तो मेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो जाएगा, यानी कि इससे इमीडिएट पिछले वाला, इमीडिएट पिछले वाला कौन सा हो गया बेटा मेरा, 24-25, 24-25 प्रीसीडिंग ईयर हो गया। तो 24-25 मेरा प्रीसीडिंग ईयर हो गया। टर्नओवर कितनी होनी चाहिए मेरी, टर्नओवर मेरी कम होनी चाहिए बेटा, कितने से, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 40 करोड़ रुपीज, 40 करोड़, और टर्नओवर हायर अमाउंट कितना आ रहा है इसका, 100 करोड़, हायर अमाउंट कितना आ रहा है, 100 करोड़। सर ये लिमिट याद रखनी जरूरी है क्या, बेटा याद रखनी जरूरी है, आप ऐसे भी रख सकते हो 4, 10, 40, 100, यानी कि 4 के पीछे एक और जीरो लगाई, और 10 के पीछे एक और जीरो लगाई, ऐसे भी शॉर्टकट से आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। क्लियर है, क्लियर है सर। तो स्मॉल कंपनी हमारी कौन सी कंपनी हो गई, सबसे पहले पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जो पेड अप शेयर कैपिटल है जिस कंपनी की, वो 4 करोड़ से कम होनी चाहिए, या फिर उस अमाउंट से कम होनी चाहिए जो कि प्रिस्क्राइब्ड है। अभी प्रिस्क्राइब्ड कितने रुपए है, वो 10 करोड़ है। ठीक है, टर्नओवर कितनी है, टर्नओवर 40 करोड़ से कम होनी चाहिए, और उस अमाउंट से कम होनी चाहिए जो कि प्रिस्क्राइब्ड है, यानी कि वो कितना अमाउंट है, वो 100 करोड़ है। क्लियर है, क्लियर है सर। दूसरा आता है दूसरे में बोलता है कि हम इनको नहीं मानेंगे। सबसे पहले होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, यानी कि जो मैंने पिछला एग्जांपल लिया था जतिन लिमिटेड, और या फिर जतिन पब्लिक कंपनी तो होती नहीं है ना, तो जतिन प्राइवेट लिमिटेड मान लो, क्योंकि पब्लिक कंपनी तो हो ही नहीं सकती। जतिन प्राइवेट लिमिटेड और विवेक प्राइवेट लिमिटेड, मैंने बताया था ना आपको, एग्जांपल दिया था। तो ये कौन सी थी, होल्डिंग कंपनी थी, और ये कौन सी कंपनी थी, सब्सिडरी कंपनी थी। कौन सी कंपनी थी, सब्सिडरी कंपनी थी। तो ना मैं होल्डिंग कंपनी को मानूंगा ना सब्सिडरी कंपनी को मानूंगा, क्योंकि ये अपने आप में ही बड़ी कंपनी है, तो इसलिए स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से बाहर होती है। दूसरा बोल रहा है बेटा वो कंपनीज जो कि हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि ना तो वो बोलती है ना तो हम प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, ना हम लॉस के लिए काम करते हैं, हम तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम तो देश की समाज सेवा करते हैं। ठीक है जी, देश में समाज सेवा कर लो। तो वो कौन से सेक्शन के अंदर आती है बेटा, वो आती है सेक्शन 8 के अंदर, वो आती है सेक्शन 8 के अंदर। तो दूसरा, क्या होल्डिंग कंपनी को मान सकते हैं, स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे,
क्या सब्सिडरी कंपनी को मान सकते हो? सब्सिडरी कंपनी को मान सकते हो? नहीं मानोगे। क्या हमारी उस कंपनी को मानोगे जो कंपनी रजिस्टर्ड है किसके अंदर? अंडर सेक्शन 8 के अंदर। और अंडर सेक्शन 8 में वही रजिस्टर्ड होती है जो नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। क्या इसको मानोगे स्मॉल कंपनी? इसको भी हम स्मॉल कंपनी नहीं मानोगे। और हम उस कंपनी को भी नहीं मानेंगे जो कंपनी गवर्न होती है किसके? स्पेशल एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्न होती है, इसको भी स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। तो बेटा ये जो मैंने लिखा है ना, सबसे पहले पब्लिक कंपनी को स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। स्मॉल कंपनी की लिमिट क्या होनी चाहिए बेटा? 4 करोड़ से कम होनी चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल हमेशा याद रखना, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम होनी चाहिए, या फिर उस हायर अमाउंट से कम होनी चाहिए जो प्रिस्क्राइब्ड है। वो प्रिस्क्राइब्ड कितना है बेटा? हमारा 10 करोड़। दूसरा टर्नओवर, टर्नओवर कितनी होनी चाहिए बेटा? 40 करोड़ से कम होनी चाहिए, या फिर उस अमाउंट से कम होनी चाहिए जो कि प्रिस्क्राइब्ड है। और प्रिस्क्राइब्ड भी हायर अमाउंट होता है जो कि है 100 करोड़। तो लिमिट याद रखने का तरीका है 4, 10, 40, 100, यानी कि एक एक जीरो बढ़ा दो, एक एक जीरो बढ़ा दो। दूसरा, ना तो वो होल्डिंग कंपनी होनी चाहिए, ना तो वो होल्डिंग कंपनी होनी चाहिए, ना सब्सिडरी कंपनी होनी चाहिए, और ना वो कंपनी होनी चाहिए अंडर सेक्शन 8 के अंडर, और ना ही कोई ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्न की जाती हो। अब हम पढ़ेंगे कॉपी में से, अब हम पढ़ेंगे अपने नोट्स में से। ठीक है जी। कहाँ है हमारी ये रही स्मॉल कंपनी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 बोला सबसे पहले पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है सर। पेड अप कैपिटल विच डज नॉट एक्सीड, यानी कि 4 करोड़ से कम होनी चाहिए, 4 करोड़ से कम होनी चाहिए। सबसे पहले पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल 4 CR से, पेड अप शेयर कैपिटल 4 CR से क्या होना चाहिए बेटा? कम होना चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम होनी चाहिए, और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और वो कैसी है? शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़, यानी कि जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है वो कितनी है? 10 करोड़। 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर आता है हमारे पास टर्नओवर। टर्नओवर कितनी होनी चाहिए बेटा? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 40 करोड़, डज नॉट एक्सीड 40 करोड़, और हर सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, उस हायर अमाउंट से नहीं होनी चाहिए जो कि शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़ रुपीज। होल्डिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए, सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए, सेक्शन 8 कंपनी के अंदर रजिस्टर, सेक्शन 8 कंपनी यानी कि वो कंपनी जो सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड है वो भी नहीं मानी जाएंगी, और अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट, कोई स्पेशल एक्ट के अंदर गवर्नड है उसको भी स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। अब आ जाते लिस्टेड कंपनी। लो जी सर, ये बस अब आपका खत्म ही होने वाला है। ठीक है। ठीक है सर। लिस्टेड कंपनी, बेटा लिस्टेड कंपनी मैंने बताया था जिस कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो उसको लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। पुष्पा पूछ रहा है सर क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हम लिस्ट करा सकते हैं? मैं पुष्पेंद्र को बोल रहा हूँ बेटा नहीं करा सकते, नहीं करा सकते। तो एज, अब इसकी डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं। डेफिनेशन रीड कर लो। एज पर सेक्शन 2 subsection 52 of the Companies Act, listed company means company which has any of its securities listed on recognized stock exchange. The company whose shares are not listed on any recognized stock exchange is called unlisted company. बोल रहा है अनलिस्टेड कंपनी कौन सी हो सकती है? पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। बिल्कुल क्लियर बात है। समझो इस बात को। क्या कह रहा है? सबसे पहले अगर जो मेरी कोई भी सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह कुछ भी लिस्ट हो, कहाँ पे? कंपनी के पास सिक्योरिटी होती है, शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, इनमें से कुछ भी अगर जो मेरा लिस्टेड हो कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज पर, तो मैं लिस्टेड हूँ। तो मैं क्या हूँ? लिस्टेड। दूसरी बात, लिस्टेड कंपनी वही हो सकती है बेटा जो पब्लिक हो, जो पब्लिक कंपनी हो। ठीक है। जिसके स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज पर सिक्योरिटीज लिस्ट नहीं है, वो अनलिस्टेड कंपनी है। अब बेटा सिंपल सी बात है, अनलिस्टेड कंपनी तो प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। अनलिस्टेड कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी अनलिस्टेड कंपनी प्राइवेट हो, सारी अनलिस्टेड कंपनी पब्लिक हो। प्राइवेट और पब्लिक में से अनलिस्टेड कंपनी कोई भी हो सकती है। आर यू क्लियर? ओके।
सर अब आ गया अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है जी? अनलिमिटेड कंपनी होती है वो कंपनी जिसकी लाइबिलिटी क्या होती है मेंबर्स की, अनलिमिटेड, जिसकी क्या होती है अनलिमिटेड। यानी कि सपोज मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया था प्रीवियस क्लास में कि मैंने एग्जांपल लिया था कि जतिन और पुष्पा क्या कर रहे हैं, 5,000 शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो सॉरी 500 कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाय 10, 5,000 मैं रुपए दूंगा, 5,000 पुष्पा देगा, तो हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई थी कि हम 5,000 से ज्यादा नहीं देंगे। लेकिन जिस केस में कोई भी लिमिट नहीं होती, लाइबिलिटी कोई भी लिमिट नहीं होती, यानी कि जब कंपनी को जरूरत पड़ी कंपनी शेयर होल्डर से पैसा मांग सकती है। यानी कि कंपनी अगर जो आगे जाके बंद भी हो जाती है ना, तो वो शेयर होल्डर से पैसा मांगेगी अपनी लाइबिलिटी पूरा करने के लिए। तो उसको क्या बोल देते हैं बेटा? कंपनी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कंपनी पढ़ लो। अनलिमिटेड कंपनी का क्या मतलब है, एक बार रीड कर लो। सेक्शन 2 सब सेक्शन 92 क्या बोलता है? कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस अनलिमिटेड कंपनी मींस अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। यानी कि मेंबर से हम जितना चाहे उतना पैसा मंगा सकते हैं, उस पर कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, उसमें कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। चले आगे। चलो सर अब आ रहा है सर हमारे पास कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, फिर आएगा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीज, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, फिर खत्म। ठीक है, इसको खत्म करेंगे जल्दी। अब आया था हमारे पास अनलिमिटेड हो गया था, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है जी बेटा, जब कंपनी है ना बनती है तो कंपनी के मेमोरेंडम होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसमें सर्टेन क्लोज होते हैं, जैसे उसमें नेम क्लोज होता है, कंपनी का नाम होता है, सिचुएशन क्लोज होता है, यानी कि कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें और भी क्लोज होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्लोज होता है कि कंपनी का पर्पस क्या है, कंपनी क्यों बना रहे हैं, क्या बिजनेस करेंगे, क्या कुछ करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें। फिर सब्सक्रिप्शन का उसमें क्लोज होता है कि कंपनी के जो शेयर्स है कौन कौन सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, कितने शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें मेमोरेंडम में लिखी होती है। ठीक है जी, तो जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उस मेमोरेंडम में लिखती है कि सपोज मान लो जतिन इतने शेयर सब्सक्राइब करेगा, यानी कि मैं 500 शेयर लूंगा। ठीक है, तो वो जो 500 शेयर है, और सपोज मान लो एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का है, तो 5 लाख रुपए हो गया। तो मेरी लिमिटेड है ना, सॉरी मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है टू द शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय मी। यानी कि मैंने जितने सब्सक्राइब करे ना शेयर, जैसे मान लो मैंने 500 शेयर 5,000 शेयर सब्सक्राइब करे थे शायद, हाँ 5,000 करे थे शेयर सब्सक्राइब, तो 5,000 और एक की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, तो मैं कंपनी को 5 लाख रुपए दूंगा। मैं कितने दूंगा कंपनी को? 5 लाख रुपए दूंगा। तो ये क्या हो जाता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसको एक बार रीड कर लो, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको फर्दर। एज पर सेक्शन 222 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम। ये वही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है जो मैंने बात कर रहा था, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड टू द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। यानी कि मान लो मैंने 5,000 शेयर्स बोला था और 100 रुपए मैंने बोला था मैं 5 लाख रुपए दूंगा। मैं कितने दूंगा? 5 लाख। अब मान लो मैंने सपोज मान लेता हूं मैं मैंने 20 रुपए नहीं दिए, 20 रुपए नहीं दिए, यानी कि 1 लाख रुपए, मैंने 1 लाख रुपए नहीं दिए। ये क्या है बेटा? अनपेड है। क्या है? अनपेड। तो मेरी लाइबिलिटी यहां तक है, मेरी लाइबिलिटी इस 1 लाख रुपए तक है, जो कि मेरे द्वारा अनपेड है। क्योंकि बेटा 5 लाख मैंने टोटल देने थे, 4 लाख मैं दे चुका, 1 लाख मेरा बचा, तो मैं कहां तक लिमिट रहेगी मेरी? मेरी रहेगी लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी कि लिमिट इस तक है, 5 लाख तक। 5 लाख से मैं 4 लाख दे चुका, 1 लाख बचा, तो कंपनी मेरे से कितना पैसा मांगेगी? 1 लाख रुपए। कितना मांगेगी? 1 लाख। तो इसको कैसे रीड करेंगे? इसको रीड करेंगे हम कंपनीज एक्ट 2013 लिमिटेड बाय शेयर मींस कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। कहां तक? जो भी मेमोरेंडम है उन्होंने पैसा लिखा है, इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिव हेल्ड बाय देम। अब वो बोल रहा है सर मान लो मैंने पूरे 5 लाख दे दिए, तो बेटा पूरे 5 लाख दे दिए तो फिर आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं बचेगी, कोई भी लायबिलिटी नहीं बचेगी। आपकी लायबिलिटी सिर्फ लिमिटेड रहती है अप टू द शेयर सब्सक्राइब्ड बाय यू। क्लियर है? क्लियर है सर।
ठीक है सर, ये गारंटी क्या है, गारंटी पढ़ लो, गारंटी में गारंटी देते हैं बेटा हम। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी मींस का मतलब क्या होता है, मींस अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट as the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of being wound up। यानी कि बेटा ये गारंटी में क्या होता है, जब कंपनी बनती है तो शेयर, इसमें शेयर होल्डर तो होते नहीं, तो बंदे आते हैं, मेंबर्स क्या आते हैं, गारंटी देते हैं कि भाई मैं कंपनी को इतने पैसे दे दूंगा इन केस ऑफ वाइंड अप, यानी कि कंपनी जब बंद होगी, कभी इन केस मान लो फ्यूचर वाइंड अप होता है, कंपनी अपने आप को पैकअप कर लेती है, तो उसको पैसे चाहिए अपनी लायबिलिटी देने के लिए। तो सपोज जतिन बोलता है कि मैं 5 लाख रुपए दूंगा, विवेक बोलता है मैं 10 लाख रुपए दूंगा, तो हमने गारंटी दी, हमने गारंटी दी, तो उतने अमाउंट तक हमारी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, उतने अमाउंट तक हमारी लायबिलिटी रहेगी। तो इसको रीड कर लो एक बार, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 ऑफ द कंपनी एक्ट, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब कहता है मींस जिसकी लायबिलिटी मेंबर्स की क्या हो, लिमिटेड हो, लिमिटेड हो कहां तक, बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज the members may prospectively undertake to contribute to the assets of the company in event of its winding up। यानी कि जितना हमने क्या करा है, जितना अमाउंट हमने बोला है कि हम इतना अमाउंट प्रोवाइड करेंगे टू द असेट्स ऑफ द कंपनी का मतलब, यानी कि जब कंपनी वाइंड अप होएगी तो कंपनी के अपने असेट्स बेचकर अपना कर्ज चुकाती है, लायबिलिटी चुकाती है, तो उसके असेट्स में हम प्रोवाइड करेंगे कि भाई ये लो हमारी तरफ से हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन जितने मैंने वादा किया था, तो ये पैसे आप अपनी लायबिलिटी चुकाने के लिए यूज कर लीजिए। तो लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब जब कंपनी बनती है तो गारंटी देते हैं, मैंने और विवेक ने गारंटी दे दी कि विवेक 10 लाख रुपए देगा, मैं 5 लाख दूंगा, तो मेरी लायबिलिटी यानी कि हमारी मेंबर्स की लायबिलिटी उस अमाउंट तक लिमिटेड हो जाएगी, और वो अमाउंट हम मेमोरेंडम में मेंशन करते हैं। जैसे मेमोरेंडम में हमने वो लिखा था ना, शेयर्स लिखा था, ऐसे ही हम मेंशन करेंगे अपनी गारंटी। क्या मेंशन करेंगे, गारंटी, वहां पे मेरा नाम होगा, डेट, एड्रेस वेड्रेस होगा और साइन होंगे कि हाँ भाई, ताकि पता रहे ना कि भाई आप लोगों ने इतनी गारंटी दी भी है या नहीं दी है, कैसे पता लगेगा बाद में, वहां पे हमारे इनिशियल्स भी होंगे। क्लियर है, ठीक है जी सर। होल्डिंग कंपनी क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 246 कंपनी होल्डिंग कंपनी रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मींस अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनी आर सब्सिडरी कंपनी। यानी कि होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जिनकी सब्सिडरी कंपनी है, ये डेफिनेशन में बोल रखा है। क्या बोल रखा है, होल्डिंग कंपनी वो कंपनी जिनकी कोई सब्सिडरी कंपनी है, यानी कि अगर जो कोई सब्सिडरी कंपनी है उसकी जो माई बाप होगी उसको होल्डिंग कंपनी बोल दिया जाएगा, उसको होल्डिंग कंपनी बोल दिया जाएगा। पर सर ये डेफिनेशन समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सिडरी कंपनी में आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब्सिडरी कंपनी में आना पड़ेगा। आ जाएंगे सर, ठीक है सर। ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन एक बार रीड करते फिर समझते क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन करता है सब्सिडरी कंपनी एज अ कंपनी विच द होल्डिंग कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, यानी कि कोई ऐसी कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी क्या कर सकती है। सपोज मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया था बेटा, मैं हूं जतिन लिमिटेड, एक कंपनी है विवेक लिमिटेड, मैंने उसके 50% से ज्यादा शेयर, मैंने उसके 60% शेयर्स खरीद रखे, तो मैं सब्सिडरी मैं होल्डिंग हो गया, विवेक हो गया सब्सिडरी। कैसे सर, मेरे 50% से ज्यादा होल्डिंग हो गई, क्या 50% होल्डिंग करूंगा तो सब्सिडरी बना पाऊंगा उसको, नहीं बना पाओगे, आपको 50% से ज्यादा करनी पड़ेगी। 50.5 चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो मैंने 60% शेयर होल्डिंग खरीद ली, बिल्कुल सर आपने 60% शेयर होल्डिंग खरीद ली, किसकी, विवेक की, तो विवेक मेरा सब्सिडरी कंपनी बन गया, मैं बन गया होल्डिंग कंपनी, बिल्कुल बन गए सर। अब जो विवेक मेरी सब्सिडरी कंपनी बना है, तो बेटा आपको ये नहीं लगता कि मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, बिल्कुल कंट्रोल करोगे सर। जब मेरी 50% से ज्यादा उसके अंदर होल्डिंग हो गई तो मैं उसका कंट्रोल करूंगा। तो जो उसकी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, क्या मैं उसको कंपोज कर सकता हूँ, कंपोजिशन कर सकता हूँ, मैं चाह सकता हूँ कि भाई इसमें ये डायरेक्टर बने वो डायरेक्टर बने, बिल्कुल सर आप चाह सकते हो, आप क्या होल्डिंग कंपनी हो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या आ गया, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि मैं अगर किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपोजिशन कंट्रोल कर सकता हूं, यानी कि मेरी मर्जी चले कि भाई तेरी कंपनी में वो डायरेक्टर होगा वो नहीं होगा, यानी कि मैं कंट्रोल कर रहा हूं उसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि कौन बनना चाहिए कौन नहीं बनना चाहिए, तो बेटा वो मेरी सब्सिडरी कंपनी हो गई और मैं हो गया होल्डिंग कंपनी।
मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रखा हूँ, वरना वो मैं तेरी मेरी आप हो जाओगे कंफ्यूज। जतिन, विवेक, ठीक है, कितना परसेंट शेयर है मेरा उसके पास, 60। मैं जतिन विवेक को बोल रहा हूँ, ओए भाई तेरी कंपनी में ए बनेगा डायरेक्टर, बी बनेगा डायरेक्टर, सी के साथ मेरा राड है, नहीं बनाऊंगा। तो विवेक बोलेगा ठीक है मालिक, जैसा आप बोलोगे वैसा कर देंगे। तो विवेक हो गया मेरा सब्सिडरी कंपनी, मैं हो गया उसकी होल्डिंग कंपनी। दूसरा बोल रहा है एक्सरसाइज और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर। अभी ओन तक आ जाओ, टुगेदर आगे मत बढ़ो, टुगेदर पे मत बढ़ो, टुगेदर पे मत बढ़ो, ओन तक आ जाओ, सिर्फ यहां तक पढ़ो। मैं हमेशा बोल रहा था ना कि 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा, तो वो क्या बोल रहा है, मोर देन हाफ। मोर देन हाफ कितना हो गया बेटा, 100% का हाफ कितना होता है, 50 तो होता है। यानी कि 50% से ज्यादा क्या होनी चाहिए मेरे पास, कंट्रोल होना चाहिए। और कंट्रोल कैसा होगा बेटा, कंट्रोल तभी होगा जब मैंने उसको इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा होगा मोर देन हाफ। तो यानी कि मोर देन हाफ टोटल शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टोटल शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल क्यों नहीं आएगा बेटा, क्योंकि हम टोटली बात कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने की। तो जब टोटल करेंगे तो 50% तभी तो चाहिए, उससे ज्यादा 50% तभी तो ज्यादा चाहिए होगा ना। तो टोटल शेयर कैपिटल में मेरा कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मोर देन हाफ, यानी कि 50% से ज्यादा, मोर देन हाफ होना चाहिए। क्लियर। लेकिन आप एग्जाम में बेटा मोर देन हाफ ही लिखोगे, 50% मत लिख के आ जाना। आपको यही लैंग्वेज लिखनी है, ये 50% मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ आ सके। क्लियर है, क्लियर है सर। विद, अच्छा यहाँ ओन तक समझ में आ गया। अब उसके पास आगे पढ़ो, और विद वन और मोर ऑफ इट सब्सिडरी कंपनीज। ये बोल रहा है कि जतिन या तो 50 से ज्यादा, हाफ से ज्यादा खुद ही खरीद ले, या फिर मेरी एक और सब्सिडरी हो, कौन सी, पुष्पा लिमिटेड, कौन सी, और पुष्पा लिमिटेड ने भी इसके शेयर खरीद रखे हैं। नेक्स्ट पेज पे समझाता हूं, आपको ज्यादा क्लियर आएगा समझ में। इसके लिए क्या चाहिए, क्लियर थी, चेंज लेट, हाँ जी, जतिन लिमिटेड, विवेक लिमिटेड, ठीक है। अब जतिन लिमिटेड विवेक लिमिटेड कैसे सब्सिडरी बना सकता है, सबसे पहले मोर देन हाफ। मैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे 50% मोर लिख रहा हूं, 50% मोर देन 50% विवेक के अंडर हो, ठीक है। या तो मैं खुद लूं, या फिर मान लो मेरी एक और सब्सिडरी है, क्या है, एक और सब्सिडरी, इसको नेक्स्ट पेज में समझाता हूं। जतिन, विवेक, ठीक है, और यहां पे क्या है, पुष्पा, कंपनी है तीनों। ठीक है। अब मान लो जतिन लिमिटेड ने पुष्पा में इन्वेस्ट कर रखा है, कितना, 60%, कितना है। तो बेटा मैं होल्डिंग कंपनी बना, नहीं बना, बन गया। ये मेरी सब्सिडरी कंपनी बना, नहीं बना। तो जतिन लिमिटेड यहाँ पे बन गया होल्डिंग कंपनी, पुष्पा लिमिटेड बन गई सब्सिडरी कंपनी। कैसे, क्योंकि मैंने पुष्पा के मोर देन हाफ एक्वायर कर रखे हैं, मैंने 60% शेयर होल्डिंग में इन्वेस्ट कर रखा है टोटल शेयर होल्डर्स में, ठीक है, शेयर होल्डिंग में। अब पुष्पा ने खरीद रखा है मान लो 40%, कितना खरीद रखा है, 40%, ठीक है। तो क्या पुष्पा की ये सब्सिडरी कंपनी बनी, नहीं बनी सर, 40% है, आपने बोला था 50% से ज्यादा होना चाहिए, नहीं बनी। अब जतिन लिमिटेड ने भी क्या कर रखा है बेटा, खरीद रखे हैं इसके मान लो 12%, 12% खरीद लिए, कितने खरीद लिए, 12%। अब बेटा जतिन किसको कंट्रोल कर सकता है, मेरे को ये बताओ। जतिन कंट्रोल कर सकता है इसको, इसके 40% शेयर इसमें है और मेरे 12% शेयर है इसमें। जब हम दोनों को मिलेंगे, यानी कि जतिन लिमिटेड और पुष्पा लिमिटेड आपस में मिलाएंगे शेयर्स अपने, तो कितने हो जाएंगे, 40% प्लस 12%, कितने हो गए बेटा मेरा 52। तो क्या मेरी 50% से ज्यादा आ गई, नहीं आ गई। तो क्या विवेक लिमिटेड इस केस में मेरा सब्सिडरी बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो विवेक लिमिटेड मेरा सब्सिडरी कंपनी बन जाएगा।
और ये होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। क्लियर है? क्योंकि बेटा मैं कंट्रोल तो कर रहा हूँ ना, मैं कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ? अपनी सब्सिडरी के द्वारा। कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ? अपनी सब्सिडरी के द्वारा। चलो जी, हटा दो इसको। ठीक है, विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज कंपनी। अब उसमें एक भी हो सकती है सब्सिडरी कंपनी, या ज्यादा भी हो सकती है। A company shall be deemed to be subsidiary company of the holding company even if there is indirect control through the subsidiary companies. The control over the composition of a subsidiary company's board of directors means exercise of some power to appoint or remove all or a majority of directors of a subsidiary company. ये बोल रहा है बेटा, अगर जो मैं indirect control भी कर रहा हूँ, यार मान लो मेरी कोई subsidiary company control कर रही है, जतिन, विवेक, पुष्पा। तो जतिन ने पुष्पा में खरीद रखे कितने? 60%। वो मेरी क्या हो गया? सब्सिडरी कंपनी। अब वो सब्सिडरी कंपनी ने क्या कर रखा है? 60% खरीद रखे विवेक के। तो पुष्पा सब्सिडरी कंपनी बन गया किसका? विवेक का। तो इनडायरेक्टली कंट्रोल किसका है? इनडायरेक्टली कंट्रोल किसका है? मैं समझा देता हूं यहाँ पे। जैसे मान लो जतिन था, ठीक है, इसने इन्वेस्ट कर रखे पुष्पा में कितना? 60%। पुष्पा ने कर रखे हैं कितने? विवेक में। विवेक में कितने? 60%। तो यानी कि मैं होल्डिंग कंपनी हो गया, मैं, ये मेरी सब्सिडरी कंपनी हो गया। अब इसके केस में पुष्पा होल्डिंग कंपनी हो गया, विवेक सब्सिडरी कंपनी हो गया। तो क्या हो गया बेटा? डायरेक्टली मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ नहीं? जब मैं पुष्पा को कंट्रोल कर सकता हूँ तो क्या विवेक को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा? कर पाऊंगा, क्योंकि बेटा मेरी मन मर्जी के मुताबिक क्या होगा? इसकी कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैं डिसाइड करूंगा। जब इसी की मैं डिसाइड करूंगा और ये करेगा आगे विवेक की, तो डायरेक्टली कंट्रोल किसका हुआ? जतिन का। तो यानी कि एग्जाम्पल से समझिए, कौन हो गए बेटा? दादाजी। कौन हो गए? दादाजी। ये हो गए पापा जी, और ये हो गए बेटा जी। ये हो गए बेटा जी। क्लियर है? तो लास्ट वाले लाइन में ये बोलना चाह रहा है, कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ देयर इज इनडायरेक्ट कंट्रोल थ्रू द सब्सिडरी कंपनीज। द कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सिडरी कंपनीज board of directors means exercise of some power to appoint or remove all of the majority of the directors of the subsidiary company। यानी कि वो ही बोलना चाह रहा है कि अगर जो किसी कंपनी का किसी सब्सिडरी कंपनी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है दूसरी कंपनी में, यानी कि दादाजी का कंट्रोल है किस पे? पापा जी पे। पापा जी का किस पे? बेटा जी पे। तो बेटा जो बेटा जी माने जाएंगे ना, वो भी दादाजी के ही उसके माने जाएंगे, यानी कि होल्डिंग कंपनी मानी जाएंगी दादाजी, और बेटा जी माना जाएगा सब्सिडरी कंपनी। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? आई होप दिस इज क्लियर।